नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत में घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है ये किसी से छिपा नहीं है। हाल फिलहाल जब बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख ऐसे लोगों के नाम कटे जो या तो इस दुनिया में नहीं है, या फिर जिनके दो दो वोटर आईडी कार्ड बने हुए थे, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं था, या फिर कुछ भी गलत चीजें पाई गई, तो हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने आकर हवाला देना शुरू कर दिया कि जायज वोटर्स के नाम भी कट गए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अश्वनी उपाध्याय, वो कहते हैं कि जब उन्होंने पीआईएल दाखिल की तो उनका आंकड़ा खुद का, जो उन्होंने पूरा रिसर्च किया था, 5 करोड़ के आसपास घुसपैठिए भारत में मौजूद हैं, और ये उनकी पीआईएल अब से कुछ साल पहले लगाई गई थी। वो कहते हैं कि अब तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा, और अभी तो सिर्फ 65 लाख नाम कटे, जिनमें से भी सारे घुसपैठिए नहीं होंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घुसपैठ करने वालों को लेकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने कहा कि जो डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है इसे रोकना होगा, और उसके बाद आज एक बहुत दिलचस्प किस्सा आपको सुनाएंगे जो उज्जैन से जुड़ा हुआ है। सुनाएंगे उस घुसपैठिए की कहानी जिसने बड़े आसानी से घुसपैठ की, मंदिर गया, मंदिर के बाहर फूल बेचने लगा, उसके बाद साधु संत बनने की एक्टिंग करने लगा, और उसके बाद जब खुलासा हुआ, तो जब आज आप इस वीडियो में उस खुलासे को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं, लेकिन पंकज जी, आपका रुख करूं उससे पहले नरेंद्र मोदी का बयान दर्शकों को सुनवा देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सुना आपने नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। पंकज जी, घुसपैठ एक बेहद सीरियस मुद्दा है। सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें योगदान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि घुस गए हैं, अब घुस गए हैं तो निकालने में उनको भी मदद करनी चाहिए। असम की सरकार कर रही है, लेकिन अक्सर आरोप लगते हैं कि बंगाल सरकार नहीं कर रही है, और इसी तरीके से चीजें उठती रहती हैं और गेंद एक दूसरे के पाले में डलती रहती है। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। और दूसरी बात, वो किस्सा जिसको अभी हम ऑफ एयर जिक्र कर रहे थे, वो सुनाइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में एक चैलेंज दिया है, खुलेआम, खुली धमकी है एक तरह से, कि मैं तो निकाल कर बाहर फेंकूंगा, जो बचाने वाले हैं वो अपना जोर लगा लें
कि हम भी देखते हैं कि उनमें कितना हैसियत है, वो कैसे बचा सकते हैं। पहली बार ये आर और पार की लड़ाई होने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम नेशनल डेमोग्राफिक मिशन लेकर आ रहे हैं। ये एक हाई पावर कमेटी होगी जो दिल्ली में बहुत ताकतवर लोगों की बनी हुई होगी, और हम पहचान करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि घुसपैठिए जो है, जो अवैध तरीके से आए हैं, वो चले जाए। तो एक तरह से जंग का ऐलान हो चुका है। दूसरी बात, बिल्कुल लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के भाषण में इस बात का जिक्र किया और कल असम में जाकर इस बात का जिक्र किया है। तो स्पष्ट है कि जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध तरीके से आए हैं, उनको तो देश छोड़कर जाना ही होगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक किस्सा है, ये हकीकत, मतलब ये सच्ची कहानी है और बाकायदा ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। वो कहानी मैं हूबहू दर्शकों के सामने रखता हूं। और बड़ी इंटरेस्टिंग है वो 2018 कहानी, तो दर्शकों को बहुत इत्मीनान से अब सुननी चाहिए। 2018 ये जनवरी का महीना था। अचानक एक साधु उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर जाके बैठ जाता है और कोई भी आते जाते श्रद्धालु उसे कुछ दे देता है, वही खा के वो जीवन जीता है। जिस दिन कुछ नहीं मिला तो मंदिर के अंदर जाके कुछ भी प्रसाद वगैरह मिलते हैं वो खाता रहता है, और वो 5 महीने से उसी जगह पे चुपचाप बैठा रहता है। किसी को नहीं पता कि वो कहां से आया, कौन है। बस एक यंग साधु है, वो बैठा हुआ है और वो न किससे कुछ बात करता है, न कुछ देखता है। आते जाते लोग उसे कुछ दे देते हैं, सिर्फ उससे वो अपना गुजारा चलाता रहता है। 4-5 महीने जब वहीं पे बैठा हुआ है तो सामने एक फल दुकान है, आप प्रसाद सामग्री बेचता है वो व्यक्ति, वो देखता है। वो मांगने आता था खाना उसी दुकान में। तो दुकानदार ने कहा कि तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तो क्यों नहीं तुम काम कर लेते मेरे दुकान में। तुम प्रसाद फूल वगैरह तुम दे भी दोगे जो भक्तगण आते हैं, और तुम्हारा भी गुजारा चल जाएगा। वो व्यक्ति राजी हो जाता है। सोचिए, वो 5-6 महीने से वो व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो व्यक्ति कौन है पता है? तनवीर अहमद। नाम से पता नहीं चलेगा कि तनवीर अहमद तो कोई भी होगा। वो अंसारुल बंगला का ट्रेंड कमांडो है, जो कि दिसंबर में मालदा के रास्ते घुसपैठ करके आया है पश्चिम बंगाल, और वहां से वो साधु का वेश धारण कर वो उज्जैन महाकाल मंदिर में बैठा हुआ है। और वो इसलिए कुछ नहीं बोलता कि उसका लैंग्वेज स्लैंग किसी को पता नहीं चले, वो चुपचाप इस तरह करके बैठा रहता है। और अंसारुल बंगला के ट्रेंड कमांडर के बारे में बता रहा हूं, अल कायदा से इनका सीधा संबंध है। इनके पास हथियार चलाने की ट्रेनिंग होती है। ये एक तरह से कमांडोज हैं, जिसको स्पेशल ट्रेनिंग देती है पाकिस्तान आईएसआई, अल कायदा, ये सब मिलकर। अंसारुल बंगला बांग्लादेश में संगठन है, वो फूजी, अंसारुल बंगला, ये सब सारे संगठन है। कभी पता कीजिए, रिसर्च कीजिए कि अंसारुल बंगला कितना खतरनाक है। और ये आदमी यहां पे बैठा हुआ है। अब उसे एक दुकान में नौकरी मिल गई वहां पे। ये तब तक आ गया मई 2018, ये जनवरी में आया था। मई जून की बात है, वो दुकान में उसको नौकरी मिल जाती है। जब दुकान में नौकरी मिल जाती है तो वो फल फूल पूजन सामग्री वगैरह आते जाते भक्तों को देता है। और फिर जैसे ही थोड़ा पुराना हो गया तो वो भक्तों को साथ में दर्शन करवाने भी ले जाता है मंदिर के अंदर। ये सच्ची कहानी है। अब ये करते करते 4 महीने और बीत गए उस दुकान में काम करते हुए। तो 5-9 महीने हो गए। 9 महीने में तब तक लोग भी इसको जानने लगे, पुजारी भी, दुकानदार भी जानने लगा कि इनके यहां काम करता है और ये चुपचाप आता है, ये लड़का है। इसने अपना घर बताया पंजाब, कि मैं पंजाब के लाहौर के पास का गांव का रहने वाला हूं, और ये सबको वही बताया था। ये सब चल ही रहा था कि क्या होता है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एक है भारत सरकार की उज्जैन में। तो वो क्या करती, जब मंदिर परिसर बंद हो जाता था शाम को, तो वो ड्रोन से देखती थी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। वो ड्रोन उड़ा के अचानक उस ड्रोन में कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट किया। ड्रोन ने रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट किया कि कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी है। उन्हें लगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कोई आसपास हो सकता है कि रेडियो चला रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या किया कि लगातार 7 से 12 दिनों तक रोज ड्रोन उड़ाते थे ये, और रात को ऑब्जर्व करते थे, और हर रोज
एक तय समय पर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होता था इंटेलिजेंस यूनिट को। अब इंटेलिजेंस यूनिट को शक हुआ कि ये है क्या। जब उस रेडियो फ्रीक्वेंसी की जांच की तो पता चला कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जो बात की जा रही है वो बांग्लादेश में की जा रही है, और बांग्लादेश के बाद फिर पाकिस्तान में लाहौर के पास की जा रही है। मतलब एक ही साथ वो दो लोगों से बातचीत करता था, बांग्लादेश और लाहौर दोनों से। अब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने तय किया कि इस मामले को हमें बड़ी सावधानी से जांच करनी हो कि मामला क्या है। एक महिला है वहां पे, एजेंट है वहां, उनको लगाया गया कि जाइए आप। वो महिला खुद साध्वी का रूप धरती हैं और वो जाती हैं उस इलाके में उज्जैन महाकाल मंदिर के पास। और जब वो जाती हैं तो उस दुकान में जाती हैं, वो व्यक्ति जो है पूजन सामग्री वगैरह इनको भी देता है, फल फूल देता है, और वो जाके इनके साथ दर्शन करने के लिए चलिए सब दिखाता हूं, वो करता है। और ये लगातार उसके पीछे है। उस महिला ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि ये जो नौजवान साधु है जाता है और जहां पे ये प्रसाद बन रहा है ना उज्जैन महाकाल मंदिर का, वहां थोड़ी देर के लिए रुकता है, देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। और ये कंटिन्यू ये कर रहा था और 5-7 महीने से ये कर रहा था। प्रसाद से इसका क्या लेना देना था? अब वही आगे की कहानी वही तो है। ये क्या हुआ कि ये सब चल रहा था। ये महिला भी उसको ऑब्जर्व करी है उसको कि अगर कुछ गलत करे तब तो पकड़े, जाके जहां प्रसाद बना वहां से चुपचाप ठिठक के देखना फिर आगे बढ़ जाना, ये कोई पाप तो है नहीं, कोई जुर्म तो है नहीं, कल क्या साबित करेंगे। अचानक वो जो साधु है जो दुकान में काम कर रहा है, तनवीर शेख, उसने दुकान मालिक को कहा कि मेरी मां बहुत बीमार है और मुझे इमरजेंसी जाना पड़ेगा अपने गांव। तो दुकानदार ने कुछ पैसे दिए उसे, कहा कि चलो सैलरी बाद में एडजस्ट करना, कितने दिन में आओगे? तो बोला कि मैं हफ्ते दिन में लौट आऊंगा। अब वो चला जाता है ट्रेन पकड़ के नई दिल्ली, और नई दिल्ली से वो लोकल एक कैब लेता है और वो चला जाता है लाहौर, और लाहौर से एक ऑटो लेता है और वो चला जाता है पाकिस्तान बॉर्डर के और करीब एक गांव में। और ये जो महिला साध्वी है ये भी उसके पीछे लग जाती है और वो भी पीछे 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 ऑब्जर्व करिए नजरों से बच बचा के। अब वो जो साधु है चला जाता है एक भिखारी के पास। वो एक गांव है वहां पे, उस गांव का नाम मैं भूल गया। वो एक भिखारी के यहां जाके रुकता है। बाद में ये महिला अपने तरीके से जब पता करती है तो पता चलता है कि इसका ना कोई मां है और न इस गांव का रहने वाला है। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका परिवार यहां नहीं है, और वो एक भिखारी के यहां भी एडजस्ट कर चुका है, ये बिल्कुल पता नहीं चलता है। और वो रोज वो आदमी चुपचाप घर पे रहता है, जाता है, अपना रेगुलर काम कर रहा है, किस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है वो। फिर एक दिन क्या हुआ कि पाकिस्तानी बॉर्डर से चुपके से ड्रोन से कुछ पर्चे गिराए गए कागज के खेतों में। जनरली क्या होता है कि पंजाब साइड में आप जाइएगा ना तो ड्रग्स के जो कारोबार करने वाले हैं इस तरह की हरकतें करते हैं कि बीएसएफ से बच बचा के इस तरह से कुछ सामग्री गिराते हैं। अब वो पर्चा गिरा है, ड्रोन वापस चला गया है बिना कोई आवाज किए हुए। अगले दिन ये जो साधु है उर्फ तनवीर शेख ये खेतों की तरफ जाता है, उसमें से कुछ पर्चियां बटोरता है और पर्चियों को बिल्कुल फोल्ड करके छोटा बना के वो अपनी रुद्राक्ष की माला खोलता है और रुद्राक्ष में जो बीच में जगह है ना उसमें वो पर्ची डालता है, वापस लॉक कर देता है। ऊपर से माला है, किसी को पता नहीं कि उस पर्ची में क्या है, और वो माला पहन के आता है। महिला ने देख लिया, ये जो एजेंट थी ना इंटेलिजेंस यूनिट की, इसने देख लिया उसको रुद्राक्ष में करते हुए, चुपचाप आता है, अपना नॉर्मल काम करता है। 2 दिन और रुकता है ये कि सारा कुछ नॉर्मल है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अब ये 2 दिन बाद वापस उज्जैन की ओर चलता है। वही ऑटो एक कैब बुक करता है और वो आ जाता है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, जहां से मालवा एक्सप्रेस एक ट्रेन खुलती है जो कि उज्जैन जाती है, और वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा मालवा एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा है। और ये एजेंट भी उसी प्लेटफॉर्म पे इसको दूर से बच बचा के निगाह रखे हुए, भेष बदल के। अब इसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब यह डिसाइड किया जाता है इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा कि इसे यहीं पे पकड़ना ठीक रहेगा। दिल्ली एटीएस को फोन किया जाता है। दिल्ली एटीएस के जवान सादी वर्दी में आते हैं। यह कहानी है तब तक आ गई, ये 2020 की बात है, ये 20 के अगस्त की ये बात है। वहां पे ये आ गया। ये 15 अगस्त का समय है।
देश स्वतंत्रता दिवस मना चुका है और इसी 2020 के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आसपास किसान आंदोलन वगैरह पूरा देश में कोलाहल मचा हुआ है और उसी दौरान चुपके से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर। वो सादी वर्दी में आते हैं, वो महिला दूर से इशारा करती है कि वही है, इसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के ले जाया जाता है। एक उनका अपना एक जगह है, वो अज्ञात लोकेशन जिसको बोलते हैं न्यूज की भाषा में, वहां पे इसे ले जाते हैं और वहां पे इससे पूछताछ की जाती है। ये कुछ नहीं बताता और जब इसका माला उतरवा के वो रुद्राक्ष खोला जाता है तो उसमें से वो पर्ची निकलती है। दिखने में नॉर्मल सा पेपर लग रहा था। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो को समझ में नहीं आ रहा कि इस पर्ची में क्या है, कुछ नहीं था उसमें। अब ये तो बरी हो जाएगा, छूट जाएगा। पर जब उस पेपर की जांच की गई तो उसमें एक जहर लपेटा हुआ था और उस जहर का नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो इतना खतरनाक जहर है, इतना खतरनाक जहर है कि अगर उसका एक बूंद मिला दिया जाए ना किसी खाद्य सामग्री में तो वो पूरा खाद्य सामग्री जहरीली हो जाती है, उसको खाने वाला तत्क्षण मर जाता है, इलाज ले जाने के पहले, हॉस्पिटल ले जाने के पहले। इसीलिए उसका प्रसाद पे इंटरेस्ट था, इसीलिए वो प्रसाद बनते हुए अब समझ में आया। अब वो क्या हुआ, जब वो इससे पूछा गया तो इसने अपनी पूरी योजना बताई कि मैं अंसारुल बंगला का ट्रेंड कमांडो हूं, मैंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली है, AK-47, बम, रॉकेट लॉन्चर, मुझे सब चलाना आता है। और फिर उसने बताया कि मेरा जो मिशन था वो ये था कि उज्जैन महाकाल मंदिर के प्रसाद में मौका पाते ही जहर मिलाना, और इसलिए मैं 1 साल से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई गलती ना हो और उसका मकसद मुझे क्या कुछ नहीं था? करना था। बदनाम करना। और आगे की कहानी वो बता रहा है, वो बेहद खतरनाक है। वो ये बता रहा है कि जैसे ही ये प्रसाद खा के 100-200 लोग मरते, हम हिंदू धर्म को ये बदनाम करते कि देखो पंडित पुजारियों ब्राह्मणों ने आम श्रद्धालुओं को जहर मिला के प्रसाद दे दिया और हम हिंदुओं के बीच बंटवारा करना चाहते थे। और क्या करते कि एक नैरेटिव फैलाते सोशल मीडिया में कि हिंदू मंदिरों का प्रसाद ठीक नहीं होता, तो मत लीजिए, बच बचा के लीजिए। और उससे क्या होता है कि भारत भर में जितने मंदिरों में जो प्रसाद बंटता है लोग आशंकित हो जाते, सशंकित हो जाते, इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ता। मतलब लोग प्रसाद तो खाने से बचते डरते। और ये कहानी बताने का मकसद यह है कि एक साधारण सा घुसपैठिया जो आता है मालदा के रास्ते, वो कितना खतरनाक हो सकता है। और इस देश में 5 करोड़ घुसपैठिए, 5 करोड़, और इसलिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अब आर्या पार की लड़ाई होगी। जब एक घुसपैठिया, सोचिए कि इस तरह से ये तनवीर अहमद की तरह कितने होंगे। और ये सच्ची कहानी है, बाकायदा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऑपरेशन चलाए हैं। कई खबरें ऐसी होती है ना, घटनाएं, जो कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे हीरोज हैं जो कि बिना लाइमलाइट में आए हुए अपना काम कर रहे हैं। उस महिला को सैल्यूट जिसने ये पूरा ऑपरेशन किया, और जो भी लोग इन्वॉल्व थे, कितने बड़े खतरे से बचाया है इस देश को। और ये लड़ाई है जो कि देश के अंदर चल रही है। इसलिए बिपिन रावत साहब ने कहा था कि हम 2.5 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। 2 फ्रंट, हाँ, 2 फ्रंट तो पाकिस्तान और चाइना का सबको दिखता है, ऑपरेशन सिंदूर सबको दिखता है। ये हाफ फ्रंट वाली लड़ाई है ना, ये गुमनाम लड़ाई है, बिल्कुल, जिसमें हर नागरिक सिपाही है एंड सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म, हम सब हैं। और उस भाव के साथ हमें जीना, उस भाव के साथ रहना है, उस भाव के साथ ही इस देश की सेवा करनी है। ये चल रहा है इस देश में। कभी सबरीमाला के लिए आज ही खबर आई है कि सबरीमाला फिर से कंट्रोवर्सी में, वहां के दरवाजे पर लगा सोना केरल सरकार ने तमिलनाडु को बेच दिया। वो खबर कभी देखिएगा, ये आज की खबर। तो इस तरह का पूरा ये चल रहा है। वो मैंने ये कहानी इसलिए बताई कि प्रधानमंत्री के कहे का मतलब समझिए, घुसपैठिए कितने खतरनाक है वो समझिए, और अंसारुल बंगला के बारे में पता करिए कि वो कितना खतरनाक संगठन। सुना दी आपने कहानी, क्लोजिंग कर लेती हूं मैं अब। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, मजाक से तरह अगर देखा जाए तो ये सबक लेने वाली कहानी है। और पंकज जी, ऐसा होता भी है, जैसे मैं मेरे घर जा रही हूँ, मैं आस पड़ोस में देखूं कोई खाली मैदान है, वहां पर 1-2 झुग्गियां बन गई हैं। मैं सच बताऊं, हम लोग जागरूक नागरिक होने का ये दावा जरूर करते हैं, लेकिन अंदर खाने हमें फर्क नहीं पड़ता। फिर वही 1-2 झुग्गी 4, 5, 10, 15, 25 सालों से रह रहे हैं।
अब इनमें कौन घुसपैठिया है, कौन बराबर अराबर से आकर रह रहा है, हमें नहीं पता होता, जो कि हमें पता होना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते या हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम संबंधित विभाग को या प्रशासन को सूचना तो दे ही सकते हैं। और देखिए ना, अब ये नॉर्मल सा लड़का आकर मंदिर के बाहर बैठा है, अब हिल्ले से लग गया है, गांव की भाषा में कहते हैं, मतलब काम से लग गया, रोजगार मिल गया, अंदर आना जाना हो गया, भरोसा हो गया इसके ऊपर। और इसके पीछे कितना बड़ा मकसद था, वो तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, सैल्यूट है उस लेडी को जिसने पूरा ऑपरेशन चलाया, बाकी पूरी इंटेलिजेंस यूनिट जिस तरीके से काम करी थी। लेकिन ये कहानी दर्शकों को सुनाने का मकसद यही है कि आप संभले, समझे और ज्यादा से ज्यादा इन मैटर्स को आप पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए ये घुसपैठिए देश के लिए कितने ज्यादा खतरनाक है कि देश के प्रधानमंत्री को भी अब सीधे सीधे तौर पर ऐलान करना पड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी ये कहानी सुनाने के लिए, जानकारी देने के लिए। बाकी इस विषय पर अब आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।